हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एंड एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे क्या, भौतिक विज्ञान, जिसमें आप भी इसके पहले भौतिक गणित अच्छे तरीके से पढ़ चुके हो। अब इसके बाद अगला लेसन आता है, वो क्या है, ऋजुरेखीय पथ पर गति। क्या है, कह रहा है ऋजुरेखीय पथ पर गति। अब हमें गति को पढ़ना है, तो गतियाँ क्या होती, कैसे होती है, वो हमें समझना है। 1 डायमेंशन की 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन यानी सब पढ़ना है। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपको सारी गतियों को पढ़ाएंगे। तो इसको लेसन एंड लेसन 4 पढ़ते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं विरामावस्था। अब आपसे बोला जाए विरामावस्था, आप देख रहे हो हमको ना, देख रहे हो ना, हम क्या है, स्थिर है। स्थिर हो जाए, आप थोड़ा देर देखो अपने सामने, जो आपके साथ वो टाइमिंग चल रहा है उसको आप देखो और हमें देखो। हम कैसे दिख रहे, टाइमिंग तो चल रहा है लेकिन हम अपने स्थान पे स्थिर थे, यही तो था, और आगे नहीं बढ़े। लेकिन आप टाइमिंग देखो, हम ऐसे यहाँ से यहाँ तक ऐसे चले गए, तो टाइम भी बढ़ रहा था और हम भी क्या, अपनी स्थिति में परिवर्तन ला रहे हों। तो वही चीज दोनों को ध्यान देते हैं। तो देखो विरामावस्था क्या हो, यानी कोई बस परिभाषा लिख देते हैं, यदि किसी वस्तु की स्थिति स्थित समय के साथ ना बदले, समय के साथ ना बदले, तो वह वस्तु विरामावस्था या विराम में होगी। विराम मतलब में होगी। अगर कोई वस्तु आप देख रहे हो, जैसे अभी हमने कहा कि आप हमको देख रहे हैं, तो देख रहे हो वहाँ पर सेकंड देखो नीचे चल रहा है, हम अपने स्थान से नहीं हिले, तो हम विराम में थे। तो वही कहा गया, यदि कोई वस्तु की स्थिति समय के साथ ना बदले, समय कभी रुकता नहीं है, ना आपके लिए ना हमारे लिए। आप देखोगे क्लास 11th में हो, धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते क्लास 12 में पहुंच जाओगे, आपको क्या होगा, लगेगा हम अभी उसी क्लास में, यानी क्या है, अभी हमारा कितना समय हुआ है, 1 साल बीतने कोई समय नहीं पता चलेगा, लेकिन समय हमेशा चलता हुआ चलता है, वो कभी रुकता नहीं है। तो कोई कह रहा है किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ न बदले, समय बढ़ रहा हो लेकिन वस्तु की स्थिति क्या है, नहीं बदल रही। जैसे आप अपना घर देखते हो या अपने कॉलेज में खाओगे, तो कॉलेज के बाहर कोई पेड़ लगा होगा, तो पेड़ को आप देखो, तो पेड़ को जब देखोगे तो देखते देखते आप कितने भी देर तक देखोगे, पेड़ अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है। जब पेड़ अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है तो वो कैसी है, विरामावस्था। या कोई व्यक्ति खड़ा था, आपने देखा थोड़ा समय ले 10 सेकंड तक उसको देखा, तो 10 सेकंड तक वो अपने स्थान से नहीं हिला, तो वो क्या था, विरामावस्था में था। तो सेम ऐसे कोई मकान देख रहे हो या कोई कुतुब मीनार देख रहे हो, तो देखते, या कोई स्तंभ देख रहे हो यानी पिलर देख रहे हो, वो भी क्या है, जब अपने समय के साथ नहीं बदलता, तो ऐसी वस्तुओं को विरामावस्था कहते हैं, अर्थात वो विराम में है। अब कोई गेंद है कहीं पर रुकी हुई है, तो वो अपने समय के साथ नहीं बदले, आपने देखा कुछ समय तक वो क्या, स्थिति में परिवर्तन नहीं ला रही, तो विरामावस्था। तो आपको समझ में आ गया, उसी को विराम में बोलते हैं। अगर विरामावस्था में वस्तु का वेग क्या होता है, शून्य होता है। हमेशा याद रखना, विरामावस्था में वस्तु का वेग शून्य होता है। अगर हम वेग की बात करें, वस्तु का वेग क्या होता है, वस्तु का वेग जो होता है या चाल, वो हमेशा क्या होती है, 0 होती है। ये चीज़ याद रखना। अब आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम आगे गति की अवस्था। अब गति की अवस्था क्या है, एक्सप्लेन हमने कह दिया, आप हमको ध्यान से देखो। हम क्या कर, ऐसे धीरे धीरे जा रहे हैं। अब जा रहे हैं तो आपने देखा कि वहाँ से 2 सेकंड या 3 सेकंड तक आने में लग गया, तो आप देखते देखते कि क्या हुआ, समय भी बदल रहा था, हमारी स्थिति भी बदल रही थी। जब मेरी स्थिति बदल रही है तो इससे क्या कहा जाएगा कि हम गतिशील अवस्था में थे। तो सेम वही परिभाषा, यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ
समय के साथ बदले तो वस्तु गति की अवस्था में होता है, गति की अवस्था में होगा या गतिशील होगा। अभी हमने बता ही दिया, हमको आप देख रहे थे, हम यहाँ से वहाँ चले गए। तो क्या था कि समय के साथ मेरी स्थिति बदल रही थी, क्योंकि स्थिति का मतलब यहाँ खड़े थे हम, आप देखो, फिर यहाँ आ गए। तो पहले यहाँ खड़े थे, अब यहाँ पे आ गए। तो यहाँ आने के मतलब क्या, मेरी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए गति की अवस्था तो कहा जाएगा वस्तु क्या, गतिशील अवस्था में होगी। गतिशील अवस्था में अब वस्तु का वेग होता है। अब ये कैसे वस्तु चल रही है, किस प्रकार चल रही है, तो वस्तु का जो होता है प्रारंभिक वेग होता है और अंतिम वेग होता है। तो प्रारंभिक वेग का मतलब जैसे हम यहाँ से ऐसे धीरे धीरे चले जा रहे थे, ये प्रारंभिक वेग हुआ। अब हम ऐसे रुके हुए थे, तो रुकने का मतलब यहाँ से चल रहे तो प्रारंभिक वेग 0 होगा। अंतिम वेग, किसी वस्तु का वेग जब रुकने वाला होगा तो अंतिम वेग हो जाएगा। अभी आगे चल के हम बहुत सारा पढ़ेंगे, बस यहाँ पर गति की अवस्था की बात कर रहे हैं। तो गति की अवस्था ये हो गई। तो आपको समझ में आ गया, इसकी शॉर्ट आप लेते चलो, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है। आप एक काम करिएगा कि नोट्स बनाते जाइए, नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत बेटर समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लेते जाओगे तो स्क्रीनशॉट कैसा है आपके पास, वो कभी नोट्स बन ही नहीं पाता कि कभी नोट्स बन पाता, वो केवल क्या स्क्रीनशॉट ही शॉर्ट बना रहता। वो बाद में क्या होता, क्लास 11 में पास हो जाओगे तो उसको आप क्या करो, डिलीट कर दोगे, क्योंकि मेमोरी हमेशा इतनी ज़्यादा होती नहीं। लेकिन एक कॉपी में बना के लिख लोगे तो हमेशा काम आएगा। अगले क्लास में या आप नीट की तैयारी करोगे या मान लो आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, तो ये सारे नोट्स आपको अच्छे मिलेंगे। आपको बहुत अच्छे लेवल बेसिक जानकारी दे रहे हैं, उस लेवल की कि आप बेसिक जानकारी ले लो, हायर लेवल का जब पढ़ेंगे तो वो भी अच्छे से आ जाएगा। तो बेसिक जानकारी बहुत अच्छी है, तो आप इसका नोट्स बनाएंगे तो आपको हर बातें याद रहेगी। और बेसिक जानकारी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। कोई भी आईआईटी लेवल पर जाता है स्टूडेंट पढ़ने, तो बेसिक जानकारी के साथ जरूर जाता है। अगर बेसिक जानकारी नहीं होगी तो उसको जरूर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि कोई भी बताता है तो उतना बेसिक नहीं लगता। क्योंकि जब जानते हैं आईआईटी की तैयारी करने, तो उनको ये कहा जाता है, वो स्टूडेंट टीचर्स जो होता है वो जानता है कि क्लास 12 पास करके आ रहे हैं। क्योंकि कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो नीट की तैयारी आईआईटी की तैयारी करता है तो हमेशा क्या क्लास 12 पास करके ही जाता है। तो उनको ये मालूम होता है टीचर्स को, हाँ कुछ ना कुछ जानकारी इनके पास जरूर होगी। बेसिक बताते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा बेसिक, हम सभी से बेसिक यानी क्लास 11 12 से बेसिक कोई नहीं बता सकता, चाहे आईआईटी को या नीट के हो वहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, वहाँ पर हायर लेवल में यहाँ पर छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए नोट्स बना के रखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब सरल रेखीगत, अब सरल रेखा का मतलब हो जाए, आप अपने घर से निकलते होंगे, मान लीजिए आपके घर का रोड क्या है, ये है। कैसा रोड है, कच्चा हो या पक्का हो, ये आपके घर का रोड है। आप जा रहे हो, अब जाते समय आपने साइकिल ले लिया या पैदल ले लिया, चलो साइकिल ना हो मेरे पास पैदल हो। तो ये कौन हो, एक व्यक्ति थे, एक सेकंड, इस पे था एक व्यक्ति था, वो क्या था, यहां पर था, वो ऐसे क्या कर रहा, आगे की ओर जा रहा है। ये फिजिक्स है, आप फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है फिगर में। एक व्यक्ति था ऐसे जा रहा है, अब रोड पे जाएगा तो कैसे जाएगा, सीधा तो जाएगा क्या, दाएं मुड़ सकता है। रोड पे मुड़ने के लिए अगर हम बात करें, एक तार ले लिया जाए, तार पे अगर कोई चींटी चल रही हो या कोई व्यक्ति, आपने मदारी वाले देखे होंगे जो आते दिखाने, वो क्या करते हैं, एक रस्सी पे चलती हुई लड़की को देखा होगा, तो वो क्या कर सकती, आगे जाएगी या तो पीछे जाएगी, दो ही तो होगा। क्या कहे दाएं मुड़ जाए, दाएं मुड़ेगी तो नीचे गिर जाएगी। तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो दाएं मुड़ सकती। तो हमें क्या पढ़ना है, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति का मतलब होता है कोई वस्तु वो क्या बिना अपनी दिशा को बदले एक सीधी रेखा में गति करे, तो इस प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं। तो आप देखो स्कूल में ऐसे सीधे जाते जाते अगर आपका कॉलेज ऐसे मुड़ना पड़ा, ये दूसरा रोड आपको मिल जाए, यहां से मुड़ना पड़ा, तब भी तो आप सीधी रेखा में चलोगे, यहां तक पहुंचोगे। जब ऐसे मुड़ोगे तो फिर आप सीधी रेखा में चलने लगोगे। तो सीधी रेखा में चलने का मतलब है कि हम अपनी दिशा को परिवर्तित किए बिना एक सीधी रेखा में चल रहे, तो उसी को क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। तो हम लिख देते परिभाषा, ये देखो, यदि कोई वस्तु
कोई वस्तु अपनी गति की दिशा में बिना परिवर्तन किए सीधी रेखा में गति करता है तो इस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। सरल रेखीय गति कहते हैं। अब आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या है। एक व्यक्ति था, राम थे या रहीम थे, मान लिया गया राम थे, तो राम क्या गए रावण को मारने के लिए। जब आपने देखा होगा श्रीलंका के यानी पुल पार करने लगेंगे श्रीलंका जाने के लिए, तो उनको क्या सीधी रेखा में जाने लगेंगे, क्योंकि वो सोचे दाएं मुड़ जाएं तो पता लगा नदी में बह जाएंगे। तो ऐसा ना करके ये सीधे निकले, तो एक सीधी रेखा में, फिर जाके अगर मुड़ना पड़ा था तो वो भी इस एक सीधी रेखा में जा सकते। तो वही कहा रहा है, यदि कोई गति की दिशा में बिना परिवर्तन, यानी गति की दिशा में बिना परिवर्तन के सीधे जा रहा हो। यहाँ परिवर्तन हुआ लेकिन फिर आने के पश्चात वो एक रोड पे आ गया। ये नहीं हुआ कि हवा में उड़ के ऐसे चला गया, ये बात नहीं हो रहा है कि हवा में उड़ा ऐसे गिर गया, तो वो दिशा में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन एक सीधी सड़क पर आप जब गति करोगे, या एक गेंद को आप सीधा पृथ्वी पर लुढ़का दो, उड़ा कर ना फेंको, लुढ़का देने का मतलब है इस गेंद को हमने क्या कर दिया, एक गेंद ले लिया, उसको इस पर लुढ़का दिया। इस गेंद को लुढ़का देंगे तो ये गेंद तो सीधी तो जाएगी इस पर, अगर लुढ़का देंगे टेबल पे भी तो ऐसे ये सीधी चला जाएगी, तो ये सरल रेखा में ही गति करेगी। तो इसी प्रकार की गति को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। बस आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट देखते एक विमीय गति। एक विमीय गति का मतलब वन डायमेंशन बोलते हैं। वन डायमेंशन का मतलब इनको बोलते हैं 1D बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1D। हम 1D पढ़ा चुके हैं, अभी आपको पता है वो 1D की ही बात हो रही थी, बहुत कुछ ऐसी बात नहीं हो रही थी, क्योंकि हमें पढ़ना था ऋजुरेखीय पथ पर गति या सरल रेखा में गति, दोनों एक ही बात करता है, अलग अलग बात नहीं। ऋजु रेखा का मतलब सरल रेखा में गति, और एक सरल रेखा में गति, तो वही चीज हम पढ़ रहे थे कि ये सरल रेखा में। अब हमें पढ़ना है एक विमीय गति। एक विमीय गति क्या होती है, ये जब पढ़ते हैं तो एक डायमेंशन के लिए जब कोई वस्तु, तो आपने पढ़ा होगा, एक चीज हम बात करते हैं एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। तो पहले इसकी बात कर लेते हैं। तो एक चीज आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा, क्या बोलो, नहीं मालूम है, हाँ नहीं मालूम होगा, क्या एक्स अक्ष वाई अक्ष, लेकिन जेड अक्ष आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि क्लास 10th में केवल 2 डायमेंशन हम पढ़ते हैं, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष। लेकिन एक डायमेंशन और होता है, वो कौन सा, कि एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष होता है। तो देखो ये एक्स हो जाए और ये क्या हो जाए, वाई हो जाए, ये जेड हो जाए, तो ये 3 डायमेंशन होता है, यानी वस्तुओं को हम 3 डायमेंशन में दिखा सकते हैं। तो जब कोई वस्तु की क्या हो, एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के समांतर गति कर रही हो, लेकिन उसका समय के साथ परिवर्तन को व्यक्त किया जाए, यानी उसके समय के साथ परिवर्तन को व्यक्त किया जाए, तो ऐसी घटना को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार की गति को 1 डायमेंशन बोलते हैं। एक चलो पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर और पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु हो, वो कोई वस्तु की गति का निरूपण का मतलब लिखने के लिए निरूपण x, y, z अक्ष
के समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। देखो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के अक्ष के समांतर लिख लो, सबसे ज्यादा बेस्ट होगा ऐसा लिख दें, क्योंकि ये थोड़ा सा और नहीं, जेड अक्ष के अनुदिश या समांतर लिखा जाए अनुदिश, अनुदिश समय के साथ परिवर्तन होता है तो उसे एक विमीय या उस लिख लो, तो उस गति को एक विमीय गति कहते हैं, विमीय गति कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? यदि कह रहा है किसी वस्तु का गति का निरूपण एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ अनुदिश, यानी अनुदिश या कह दिया जाए समांतर, अनुदिश या समांतर समय के साथ व्यक्त किया जा रहा हो, तो इसके बाद या परिवर्तन को इसी में लिखा होगा कि परिवर्तन होता है, यानी समय के साथ परिवर्तन होता है एक्स अक्ष, वाई अक्ष के जेड के अनुदिश, तो उसी प्रकार की गतियों को हम क्या बोलते हैं? वन डायमेंशन। जैसे आपने बहुत सारा प्रयोग किया होगा। क्या प्रयोग किया होगा? देखो एक बच्चा हो, ये बच्चा है, ये क्या किया? एक बॉल को अपने सिर के ऊपर फेंक दिया। ऐसे जब फेंकेगा तो ये क्या जाएगा? ऊपर ही तो जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो एक सीधी रेखा में जा रहा है। अगर सीधी रेखा के, तो हमने यही कहा कि वाई एक्सिस के ऊपर चला गया। एक व्यक्ति था, वो ऐसे समतल पर एक गेंद को सीधा ऐसे लुढ़का दीजिए। जब ऐसे लुढ़का दोगे, लुढ़का देने का मतलब इसको ऐसे ढंगा दीजिए, तो ये सीधी रेखा पे चला गया, तो ये क्या था? ऐसे हो गया। तो कोई वस्तु कह रहा है या लुढ़का दिया जाए, या रस्सी पे, अगर मान लो एक रस्सी है, यहाँ पर कोई कीड़ा हो, ये कोई कीड़ा हो, जो कैसे चलेगा? ऐसे सीधा चलता हुआ चला जाता है, तो एक ही डायमेंशन में चलेगा। जब डायमेंशन के चलेगा तो वाई अक्ष, जेड अक्ष के समांतर भी चल सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे हमने ये कहा कि ये ऐसे था, कोई इसमें कण था या कोई वस्तु थी, वो इसके क्या हो? एक्स अक्ष के समांतर ऐसे जब गति कर रही है, तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष के अनुदिश अगर गति कर रही है कोई कण, तो उसका समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो इसी हम बोलते हैं वन डायमेंशन, जो आपको आसानी से समझ में आ चुका होगा। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। लिख लिए। फिर आपको बोलते हैं द्विविमीय, इसको हम क्या बोलते हैं? 2D। क्या बोलते हैं? 2D। अब 2D क्या है? 2 डायमेंशनल। 2D का मतलब 2 डायमेंशनल। अब 2 डायमेंशनल क्या होता है उसको समझते हैं। सेम वही चीज है जैसे हमने पीछे पढ़ा था, यानी किसी वस्तु की गति का निरूपण क्या है? किसी वस्तु के गति का निरूपण एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, जेड अक्षों के किन्हीं 2 अक्षों जैसे एक्स वाई हो जाए, या वाई जेड हो, या जेड वाई का समय के साथ परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन, समय के साथ परिवर्तन होता है, समय के साथ परिवर्तन, ऐसे लिख लो, का निरूपण
निरूपण निरूपण किया जाता है तो इस गति को द्विविमीय गति कहते हैं एग्जाम्पल की बात करें, जैसे क्या होगा, प्रक्षेप्य गति, और दूसरा वृत्तीय गति। इसमें कह रहा है यदि किसी वस्तु के गति का निरूपण एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के किन्हीं दो अक्ष को ले लिया जाए, मतलब एक्स वाई, वाई जेड या जेड एक्स किन्हीं के साथ ले लिया जाए और इसका समय के साथ निरूपण किया जाए, तो इसी अक्ष को हम क्या बोलते हैं, इसी गति को द्विविमीय गति कहते हैं। जैसे प्रक्षेप गति, आपने देखा होगा एक भाला फेंक, जो नीरज चोपड़ा ने अभी गोल्ड मेडल जीता है, उसके लिए उन्होंने देखा था भाला फेंक जब फेंका जाता है वो प्रक्षेप गति के, या आप बहुत बार प्रयोग किए होंगे कि एक व्यक्ति को गेंद फेंकना होता है तो आप ऐसे नहीं लुढ़का दे, अगर कहा जाए उसको हाथ में कैच फेंकना है तो आप क्या करते हो, ऐसे फेंकते हो, तो वो कुछ ऊंचाई से फिर उसके पास जाके गिरता है। जब वो गिरता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति। या कोई वस्तु आप देखते हो, कभी धागे में बांध लेते हो रस्सी, एक धागे में किसी पत्थर को बांध के ऐसे घुमाते हो, जब ऐसे घुमाते हो तो वो क्या थे, वृत्तीय गति थी। तो वृत्तीय गति, इस प्रकार की गतियां जो आती वो टू डायमेंशनल का मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे हम एक दिखा दे रहे हैं, सपोज कर लीजिए ये एक्स हो जाए और ये वाई मान ले, ये जेड मान ले। तो जेड मान लेने का मतलब ये हो गया, जिसमें वही चीज पढ़े थे, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती है। तो आप एक कमरे में खड़े होंगे या बैठे होंगे किसी में, तो आप देखो लंबाई होता है, नीचे बगल चौड़ाई होती है, और कमरे में क्या होता है, ऊंचाई होती है। तो वो थ्री डायमेंशनल में आता है, जहाँ पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आ जाए। अगर हम कह दें कोई कण यहाँ पर था, अगर ये कोई इस पर था, तो ये देखोगे अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगर इसका कोऑर्डिनेट इसका y हो जाए तो ये क्या होगा, x कामा y हो जाएगा। तो ये क्या हो, टू डायमेंशनल होगा, क्योंकि इसमें टू डायमेंशनल ले लेंगे और इनके बाद जेड एक्सिस को नहीं लेंगे कि जेड एक्सिस को लेंगे, तो इनको हम मिटा देंगे तो ये टू डायमेंशनल हो जाएगा। जब थ्री डायमेंशनल लेते हैं तो थ्री डायमेंशनल हो जाता है। तो ये हमारा क्या टू डायमेंशनल होगा जब कोई कण को फेंका जाए। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा था मैथमेटिक निर्देशांक, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो वो क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है। जैसे आयत पढ़ते हैं तो आयत भी क्या होता है, टू डायमेंशनल होता है, क्योंकि आयत अगर हम देखो ये आयत ही तो बना दिए, हम इनको चलो मिटा देते हैं, अभी आपको कन्फ्यूजन आएगा। अब आपने पढ़ा था ये, ठीक है, तो आप देखो ये आयत बना कि नहीं, आयत तो बन गया, आयत मान ले या वर्ग मान ले, तो ये बन गया। तो आप देखो ये ओरिजिन हो गए, तो इसमें लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई, ऊंचाई नहीं होती आयत में। जब आयत में ऊंचाई नहीं होती है तो ये क्या टू डायमेंशनल हो जाएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले चुके। फिर हम पढ़ते हैं क्या, थ्री डायमेंशनल। अब थ्री डायमेंशनल क्या होता है, सेम वही चीज़ है जैसे पीछे पढ़ा था। अभी तक हम ले लिया जाए वही चीज़, यदि किसी गति, किसी वस्तु की गति का निरूपण करने के लिए x, y, z तीनों अक्षों की आवश्यकता होती है, तो इस गति को क्या बोलते हैं, त्रिविमीय
गति कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया त्रिविमीय गति क्या होती है, यानी किसी वस्तु के गति का एक्स वाई एस जेड। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, अगर हम कहें किसी बंद पात्र में गैस के अणु की गति, यानी किसी बंद पात्र, पात्र का मतलब बर्तन में, बंद पात्र में गैस के अणु, गैस के अणु की गति, ये होगा। आज समझ में। अब गैस का कोई बंद पात्र हो, उसमें गैस के अणु हो, तो वो गैस से गति करेगा। चलिए एक बंद पात्र ले लेते हैं, जो कोई हो। इसमें अगर हम बात कर ले, एक बंद पात्र है, वो कैसा, एक बंद पात्र सपोज कर लीजिए ये ऐसे होगा। इसमें क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। अब कोई ये क्या था, गैस का अणु था, ये किधर जाएगा, आप कहोगे इधर जाएगा या तो इधर जाएगा, ठीक। अब दूसरी बात करें कि ये लंबाई के, अब लंबाई के था तो या तो ये इधर जा सकता है या इधर, दो चीज़ है, लंबाई चौड़ाई तीनों। और देखो इस पे ऊंचाई तो है, लंबाई में गया और चौड़ाई में अगर इस दिशा में जाए तो इधर भी तो जा सकता है, यानी ऊंचाई पर भी जा सकता है। जैसे हम खड़े आगे भी जा सकते हैं, ठीक है। हम अगर बात करते हैं वैसे तो हम उड़ नहीं पाएंगे, तो हम आगे जा सकते हैं, पीछे आ सकते हैं, फिर इधर जा सकते हैं या तो इधर जा सकते हैं। अब हमारे पास ऐसी क्षमता नहीं कि उड़ जाएं, लेकिन एक पक्षी की बात करें तो पक्षी के आगे जा सकती, पीछे आ सकती, दाएं भी ऐसे मुड़ सकती, इधर भी जा सकती, ऊपर भी तो जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। तो ये क्या, आकाश में उड़ती हुई पक्षी की जो गतियाँ होगी वो 3 डायमेंशनल होती है, क्योंकि वो स्वतंत्र गतियाँ कर सकती हैं। तो यहाँ पर ऐसे, तो ऐसे कह रहा है जो तीनों डायमेंशन एक्स वाई एस और जेड एक्स तीनों का निरूपण किया जाए तो उसी के लिए क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, बस आपको समझना जरूरी है, क्योंकि ऐसे आपको 2D बोलेगा 3D बोलेगा तो आप समझ ही नहीं पाओगे 2D क्या है और 3D। दूरी है, दूरी से पहले एक और हम थोड़ा सा अपने मन से पढ़ लेते हैं, इसमें टॉपिक नहीं है लेकिन आप पढ़ लीजिए। क्या टॉपिक है, निर्देश फ्रेम। क्या है, निर्देश फ्रेम, प्रेम नहीं, फ्रेम। आज समझ में। अब निर्देश फ्रेम क्या होता है इसको समझते हैं। अभी आपने पढ़ा था किसी वस्तु की गति स्थिति का निर्धारण करता है, यानी इसमें लिख देते पहले परिभाषा। क्या थी परिभाषा, लिख सकते हैं किसी वस्तु की गति का, गति किसी वस्तु की स्थिति तथा गति के निर्धारण तो किसी वस्तु की गति की स्थिति, यानी किसी वस्तु की स्थिति तथा गति के निर्धारण के लिए जिस निर्देशांक का प्रयोग, निर्देशांक निकाय लिख लो, ऐसे ज़्यादा बेस्ट होगा, निर्देशांक निकाय का प्रयोग किया जाता है, निर्देश फ्रेम कहलाता है। निर्देश फ्रेम कहलाता है। ये हो जाएगा। अगर हम मान लें किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु के कण का मूल बिंदु के सापेक्ष, अगर मूल बिंदु के सापेक्ष निर्देशांक क्या हो जाएगा, अगर हम मूल बिंदु के सापेक्ष निर्देशांक ले लें तो आप कहोगे एक्स वाई और जेड होगा, तथा समय
अभी हमें पास समय भी देना है। समय t के साथ, समय t के साथ मापा जाता है, मापा जाता है। तो निर्देशांक यानी कण का, ऐसे पूछ ले, तो कण का निर्देशांक फ्रेम क्या होगा? तो आप ध्यान दीजिए, अभी तक हम क्या पढ़े थे? x पढ़े थे, y पढ़े थे, z पढ़े थे, लेकिन यहां पर क्या एक t बढ़ जाएगा। t का मतलब लास्ट में जो वैल्यू लिखी होगी वो समय को प्रदर्शित, किसी वस्तु की स्थिति x अक्ष, y अक्ष हो, z अक्ष, ये स्थिति को प्रदर्शित करता है, तथा जो लास्ट में लिखा होगा t वो क्या कर टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। तो वही इसमें कह रहा है किसी वस्तु की स्थिति का हम तथा स्थिति तथा गति का निर्धारण करते हैं वो निर्देश फ्रेम की सहायता से। तो निर्देश फ्रेम में क्या होता है? एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष होता है, तथा इसको समय के साथ ऐड कर दिया जाता है, तो समय के साथ वो क्या निर्देशांक फ्रेम कहलाता है। अब यह दो प्रकार का होता है, स्क्रीनशॉट ले लो ये। यह कितने प्रकार का होता है? या दो प्रकार का होता है, प्रकार का होता है। नंबर एक क्या होगा मालूम होगा आपको? जड़त्वीय, जड़त्वीय निर्देश फ्रेम, निर्देश फ्रेम। इसमें क्या होता है? परिभाषा लिख देते हैं। ये क्या करता है? या न्यूटन के गति विषयक, गति विषयक नियमों का पालन करता है। बस इतने याद रखना, यानी वह निर्देश फ्रेम जो न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन करता है उसे जड़त्वीय निर्देश फ्रेम कहते हैं। दूसरे पे आ जाते हैं। दूसरा क्या है? अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम, निर्देश फ्रेम। इनको क्या बोलते हैं? बस उसी का उल्टा कर दो। यह न्यूटन के गति विषयक, गति विषयक नियमों का पालन नहीं करता, पालन नहीं करता। यानी वह निर्देश फ्रेम जो न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं करता है उसे हम क्या बोलते हैं? अजड़त्वीय निर्देश फ्रेम बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में कि आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल, उसमें आपको बताया गया न्यूटन की गति विषयक नियम। पहला नियम आपको बताया जड़त्व, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो विरामावस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में गति की अवस्था में रहे, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा आपने पढ़ा था किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। चौथा पढ़ा था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी जब आप किसी व्यक्ति को जितने बल से मारोगे उसमें वस्तु भी आपको उतने ही बल लगाएगी। अर्थात अगर हम किसी वस्तु पे जितना बल लगाते हैं वस्तु उतना ही हमारे वस्तु पर उतना ही बल लगाती है, परंतु विपरीत दिशा में, अर्थात क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो यही कह रहा है। तो इनके 3 नियम थे। तो वही न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन करता है तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और यदि न्यूटन का पालन नहीं करता तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब उस क्लास में जब भी पढ़ेंगे यहाँ पर तो उनको जब पढ़ेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बस आप इतना ही, कभी पूछ लिया जाता है तो आप इतने से ऐसे लिख दोगे, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब आपको देखो बहुत बेसिक से जानकारी दिखा दिया, बहुत आसान सा, आप दैनिक जीवन में प्रयोग कर रहे हो, ये भी सीख रहे हो। तो ऐसे आपको वीडियो मिलती रहेगी लगातार आपको वीडियो ऐसे मिलती रहेगी। वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, और शेयर करना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आप जितना शेयर करोगे उतने हमारे पास वीडियो देखी जाएगी। उससे हमारा क्या मोटिवेशन हो, हमारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं जो अच्छे से देख रहे हैं। जब अच्छे से देख रहे हैं तो हम वीडियो और बनाते जाएंगे और मेरा मोटिवेशन रहेगा। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी करना, ठीक है, और शेयर भी करना। वीडियो देखने का थैंक यू सो मच।